Hi and welcome back again in a course of the Calculus and Trigonometric Chapter 9 इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली सेशन तक हमने डिफरेंट सेशंस के अंदर अ लॉट ऑफ द थिंग्स बिहाइंड द मशीन लर्निंग डीप लर्निंग इन अ फॉर्म ऑफ द कैलकुलस अंडरस्टैंड किया, इंक्लूडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फंक्शन एज वेल। ये सेशन चैप्टर 9 का इनफाइनाइट सीरीज़ के टाइटल के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज़ एक्चुअली क्या होती है। लेकिन चैप्टर 9 को पढ़ने का मकसद, क्योंकि हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम उन कॉन्सेप्ट को फ्रॉम द स्क्रैच डिस्कस करें जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली है। तो टेलर एंड मैक्लोरियन पॉलिनोमियल्स एंड पावर सीरीज़, मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है चैप्टर 9 का, जिस पे हम कोर कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर। लेकिन अगर सेशंस के हवाले से बात की जाए चैप्टर 9 में, तो तकरीबन 10 सेशन है। तो आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने टेलर एंड मैक्लोरियन को जो है वो ब्लॉक के अंदर इंक्लूज किया हुआ है। दैट शोज द इम्पोर्टेंट ऑफ द चैप्टर 9। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले इनफाइनाइट का वर्ड से तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा सीरीज़ जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, दैट इज सेड टू बी अ सीक्वेंस। जब मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ तो सीक्वेंस ऐसे नंबर्स के पैटर्न को कहा जाता है जो इस नंबर्स के पैटर्न कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ लिखे जाएं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिखना शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5। अगर ये 5 तक है तो इसका मतलब है ये फाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर मैं इस तरह से डॉट डॉट के साथ इससे कंटिन्यू कर दूँ तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। वाज़ेह रहे कि जब हम सीक्वेंस लिखते हैं तो इसमें नंबर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सीरीज़ की सिर्फ बात करूँ तो सीरीज़ का मतलब ये है कि नंबर्स के जो पैटर्न्स है लिखे जाएंगे, लेकिन वो कॉमा सेपरेटेड नहीं होंगे बल्कि प्लस के साथ एज अ ऑपरेटर लिखे जाएंगे। यानी मैं इसी सीक्वेंस को इन अ फॉर्म ऑफ द सीरीज़ लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर ये यहाँ तक एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक फाइनाइट सीरीज़ है। लेकिन अगर मैं डॉट डॉट से इससे रिप्रेजेंट करूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सीक्वेंस और सीरीज़ क्या है और फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस या फिर सीरीज़ क्या है। अब हम 9.1 को समझते हैं कि 9.1 चैप्टर 9 के अंदर क्या है और वो किस तरह के पैटर्न्स हमें इन अ फॉर्म ऑफ एग्जांपल दिखा रहा है। तो 9.1 सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन हम सीक्वेंस की अभी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट चलेंगे एग्जांपल्स पे ताकि कॉन्सेप्ट में हमें मजीद बेहतर तरीके से बात समझ पाए। सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर a ऑफ n, ठीक है। यहाँ a सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा और n जो है जो एज अ सबस्क्रिप्ट नीचे लिखा जा रहा है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि nth ऑर्डर ऑफ नंबर्स जो आप इन अ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस लिखना चाह रहे हैं। सो द एग्जांपल 1 इन अ a इज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस a ऑफ n, यानी एक सीक्वेंस जो टर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है 3 + -1 टू पावर n। तो अगर -1 टू पावर n को देखा जाए तो इस लिहाज से 1 n की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। वाज़ेह रहे कि जब भी हम सीक्वेंस पे n की वैल्यूज लेते हैं तो n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो n को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। लिहाजा जब मैं इस सीक्वेंस को सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ। तो सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, सॉल्व किया, वैल्यूज 2 आ गई, 2 पे 4, 3 पे 2 एंड 4 पे 4 and dot dot dot, which mean these all number is separated by the comma. That shows that the infinite sequence, right? Similarly, the term of the sequence b to n, जिस तरह से a से represent किया जा सकता है, variable b लिख सकता हूँ, n divide by 1 - 2n, n will be positive. n को मैंने 1 पुट किया, 2 3 4 इस तरह से इसके सिंप्लीफाई किया तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस क्रिएट हो गया। इसी तरह से CON पे n² डिवाइड बाई 2 टू पावर n-1 है, n की वैल्यूज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से एक पैटर्न जनरेट हो गया जो कि कॉमा सेपरेटेड के साथ एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फोर्थ वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकर्सिवली डिफाइंड, जिस तरह से एक रिकर्सिव फंक्शन होता है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर ही अपने आप को बार बार कॉल कर सके। द फैक्टोरियल इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ दिस। तो इस रिकर्सिव फंक्शंस में या डिफाइंड सीक्वेंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि d ऑफ n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेयर d1, जबकि d1 की जो वैल्यूज है वो 25 है, एंड dn+1, जो dn+1 ही d1 के बाद जो d2 का टर्म आएगा वो उस फर्स्ट नंबर से, यानी उस n नंबर से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। यानी फर्स्ट सीक्वेंस अगर 25 है तो 25 - 5 20, 20 - 5 15 एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट 25 20 15 10 और इस तरह से कॉमा सेपरेटेड किया गया तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 25 20 15 10 एंड सो ऑन।
ठीक है, जब तक ये पॉजिटिव में होगा उसके बाद ये नेगेटिव में सीक्वेंस बन जाएगा। दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट एग्जांपल में 4 बेसिक नोटेशंस हमने देखा और उस नोटेशन को समझा कि एक्चुअली वो नोटेशन लिखा किस तरह से जाता है और सॉल्व किस तरह से किया जाता है। अब एक एडवांस लेवल की डेफिनेशन है जिसे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कहा जाता है। इसे हम समझते हैं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, जबकि प्रीवियसली चैप्टर 8 में बात करें तो कन्वर्जेंस या कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पर भी हम इसे रिकॉल करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन कहता है सीक्वेंस में द एल बी द रियल नंबर, लेट एल बी द रियल नंबर, एल जो है वो एक रियल नंबर है। द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस ए ऑफ एन इज एल रिटन एज, यानी इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब मैं सीक्वेंस बनाना शुरू करता हूँ ए ऑफ एन, तो इसमें सीक्वेंस में जैसे आप देखो 1/2, 1/4, 1/8 इस तरह से ये वैल्यूज, तो जब ये वैल्यूज इस तरह से जनरेट होती रहेगी तो ये एक अल्फ़ाबेट या एक नंबर एल को अप्रोच करेगी। एल यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये सीक्वेंस एल को अप्रोच करेगी। ठीक है, अब अगर ये नंबर एल को अप्रोच कर रही है तो मैं इन अ सेंस ऑफ द लिमिट इसे लिख सकता हूँ कि वो सीक्वेंस एन को जब मैं इनफाइनाइट टाइम तक अप्रोच करवाता हूँ, यानी एन नंबर्स को 1 2 3 4 टिल टू द वैल्यूज ऑफ इनफाइनाइट लेके चलता हूँ, तो इनफाइनाइट जाते वक्त वो एक नंबर एल को अप्रोच करती है। अगर वो एल नंबर को अप्रोच कर रही है, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0, एप्सिलॉन एक वैल्यूज कंसिडर की जाती है जो ग्रेटर दैन 0 होती है लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है। देयर एग्जिस्ट, जहाँ पर एक एग्जिस्ट वैल्यू होगी कैपिटल एम जो कि 0 से ग्रेटर होगी, सच दैट ए ऑफ एन माइनस एल। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सीक्वेंस आप बना रहे हो उसमें से उस एल वैल्यूज को जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं, जब मैं माइनस करूंगा तो एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ, यानी इसकी वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो वो हमेशा लेस देन होगी एप्सिलॉन से, क्योंकि एप्सिलॉन तो इनिशियली काफी छोटी वैल्यू है, तो उससे भी इसकी वैल्यूज छोटी आएगी, वेयर एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एम। इफ द लिमिट एल ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो और जनरेट करते वक्त इनफाइनाइट टाइम तक ले जाने के बावजूद आपको एक एल नंबर मिलता है, इसका मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लिमिट मौजूद है, तो जिसको यहाँ पे बताया गया एल ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट है, देन द सीक्वेंस सेड टू बी अ कन्वर्जेंस। यानी अगर हमें सीक्वेंस पे एल रियल नंबर मिलता है तो मैं कहूंगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस है। अगर वो एल तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता तो मैं ये कहूंगा कि वो सीक्वेंस डाइवर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। इस चीज को अगर आप ग्राफिकली देखो ना, तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी अप्रोच से दिखाया जा रहा है कि ए ऑफ एन एक सीक्वेंस है जो कुछ इस तरह से अप्रोच कर रही है, तो ये वो एल वो नंबर है जिसको ये इनफाइनाइट टाइम तक चलने के बाद क्या होगा, वो उसको अप्रोच करने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि इस रिस्पेक्ट से यहाँ पर यूनिट एल को ये अप्रोच करेगी, इसका मतलब है ये कन्वर्जेंस होगा। लिहाजा इसमें से अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो एप्सिलॉन प्लस वैल्यूज के साथ शो होगी, और इससे थोड़ा सा नीचे चले जाऊँ तो एप्सिलॉन माइनस वैल्यूज होगी। यही वो वैल्यूज है जिसे मैंने ग्रेटर देन 0 से यहाँ से रीड करा। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज 0 से बड़ी होगी लेकिन बहुत ही छोटी सी होगी। तो इस अप्रोच को एक एडवांस डेफिनेशन कहा जाता है सीक्वेंस की, जिससे हमें यह अप्रोच पता चलता है कि जब मैं सीक्वेंस जनरेट कर रहा होता हूँ तो वो कन्वर्ज हो सकती है या कन्वर्जेंस हो सकती है या डाइवर्जेंस हो सकती है बेस्ड ऑन द लिमिट एल वैल्यूज, जब हम एन को इनफाइनाइट टाइम तक लेकर जाएं। द थ्योरम 9.1 लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अब लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस किस तरह से लिखी जा सकती है, लेट एल बी द रियल नंबर एज वी हैव सीन अबव, लेट एफ बी द फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर। एफ जो है फंक्शन एक रियल नंबर का, सच दैट, तो मैं कह सकता हूँ वो फंक्शन अप्रोच करेगा एल को कब, जब एक्स को मैं लेकर चाहूँ किस तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। अगर ए ऑफ एन इज अ सीक्वेंस है सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन, यानी जाहिर सी बात है अगर मैं एक्स को एन के फॉर्म पे लिखूं तो एफ ऑफ एन इक्वल टू ए ऑफ एन के बराबर हो जाएगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, देन द लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन इज इक्वल टू एल एज वेल। यानी फंक्शन या तो एल को अप्रोच कर रहा होगा, और अगर ए ऑफ एन सीक्वेंस है तो मैं कह सकता हूं कि वो सीक्वेंस एल को अप्रोच कर रही होगी। लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द बोथ थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड नाउ। अब हमें फाइंडिंग द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस करना है। देखो सबसे पहले तो हमें एक सीक्वेंस दिया गया और सीक्वेंस का एक जनरेटेड फंक्शन दिया गया है। ठीक है, पहले तो हमें एक बेसिक फंक्शन दिया गया था, अब एक जनरेटेड फंक्शन है, और अगर आप इस फंक्शन को रिकॉल करो तो हमने ई जो फाइंड किया है, यूलर फार्मूला या यूलर नंबर जिसे कहा जाता है 2.7 समथिंग वैल्यूज, तो उसका ये एक जनरेटेड या फिर आप मैथमेटिकल मॉडल कह लें, जिसके बेस पर जब आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो या डिफरेंट क्वार्टर्स में ब्रेक करना चाहते हो, तो एन की वैल्यूज़ को आप जितना भी बढ़ा लें उसके बेस पर हमारी वैल्यूज़ 2.71 समथिंग से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये इस सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है। अब
अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ 5.51, ये उसी की बात हो रही है जो हमने यूलर फार्मूले के अंदर पढ़ा था। तो क्या मैं इस सीक्वेंस को फंक्शन के फॉर्म पर, एक्स के फॉर्म पर इस तरह से लिख सकता हूँ ना भाई? ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ई के। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज इसके बराबर आती है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँ तो लिमिट अप्लाई हो जाएगा ए ऑफ एन, एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो n को जब आप इनफाइनाइट टाइम तक रखेंगे, यानी इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे और इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे, तो हम जानते हैं कि n की वैल्यूज को मैं जितना भी बढ़ाऊँ, क्या होगा? वो हमेशा e की तरफ अप्रोच करेगा, यानी e से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। और e की वैल्यू क्या है? 2.71। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि e की वैल्यूज 2.71 कैसे आती है। ये मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एक सेपरेट वीडियो के साथ बताई हुई है, आप प्लेलिस्ट पर जाएँ, सर्च करें और उसके बाद यहाँ पर आएँ, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ब्रीफ बताया है। आगे चलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह से लिमिट के टेक्निक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में, बिल्कुल इसी तरह से सीक्वेंस के अंदर भी है। क्या है? अगर ए ऑफ एन बराबर है एल के, तो बी ऑफ एन बराबर होगा के के। तो यहाँ पर एल और के सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक रियल नंबर के साथ जनरेट किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ सेम। अगर दो सीक्वेंस को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो दो रियल नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी तरह से सी ऑफ ए, यानी कांस्टेंट टर्म किसी सीक्वेंस के साथ मौजूद है, तो वही कांस्टेंट वैल्यूज के साथ आप एल को अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरह से दो सीक्वेंस को अगर डिवाइड किया जा रहा हो तो एल अपॉन के के फॉर्म पे लिखा जाएगा, जबकि बी ऑफ एन, यानी जो डेनोमिनेटर में नीचे जो वैल्यूज मौजूद है, वो जीरो नहीं हो सकती, जिसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो बेसिक दीज आर द 4 रूल्स you need to remember before solving any kind of these sequences to understand about the convergence and the divergence. Let's see the example number 3 to understand more thing. 3 plus minus 1 to power n, ये हमने बिल्कुल फर्स्ट पेज पे भी देखा था। तो इस बेस पर जब मैं n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 लिखूंगा, तो इस तरह से सीक्वेंस जनरेट हो जाएंगे। अब इसी चीज को अल्टरनेटिवली अगर आप लिमिट के फॉर्म पर देखो, तो क्या मैं a ऑफ n को n टिल टू इन्फिनिटी कह सकता हूँ? ठीक है, और जब n मैं इनफाइनाइट टर्म तक लेके जा रहा हूं, तो देखो कोई ऐसा एक नंबर नहीं मिल रहा है मुझे l यहाँ पर, जिसके बेस पे मैं कह सकूं कि ये जो है ना वो कन्वर्जेंस है। l मुझे कब मिलेगा? यानी फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज इस तरह से चल रही हो जिसके लास्ट एलिमेंट मुझे समझ में आ जाए कि या तो 1 आ रहा है या 100 आ रहा है या 0, क्योंकि मुझे इनफाइनाइट टाइम तक कोई फाइनल आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज अ डाइवर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट, n डिवाइड बाय 1 माइनस 2n। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको फंक्शन के फॉर्म पे लिखूँ तो इस तरह से लिखा जाएगा। चलो ठीक है, अब जब मैं n की वैल्यूज को 1 अपॉन n को इनफाइनाइट करता हूँ, तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन इनफाइनाइट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब 0 के बराबर होगा तो 1 माइनस 0 माइनस 2, तो ये -1 अपॉन 2 आ गया। तो -1 अपॉन 2 आने का मतलब ये कि इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करने के बावजूद भी आपका ये सीक्वेंस इन अ फॉर्म ऑफ द लिमिट एक l रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है, यानी एक नंबर फाइनल जनरेट करके आपको दे रहा है। तो वी कैन से दैट this a given sequence in the form of the function of limit is said to be a convergence which is equal to -1 upon 2। यानी जब आपकी लिमिट की वैल्यू कोई एग्जिस्ट वैल्यूज प्रोड्यूस करके दे रही होती है लास्ट टर्म के सेंस में, तो दैट इज सेड टू बी अ कन्वर्जन, अदरवाइज इट्स सेड टू बी अ डाइवर्जेंस। द लास्ट वन एग्जांपल फॉर दिस सेशन, इसके पार्ट 2 के अंदर हम कुछ मजीद प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर रहे होंगे। 4 ये कहता है कि एल हॉस्पिटल रूल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वर्जेंस डिटरमाइन करने के लिए, एंड एज वी नो कि एल हॉस्पिटल रूल्स का इस्तेमाल जो है इंडिटर्मिनेट फॉर्म पे किया जा रहा होता है, जबकि हम फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव और डेनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टू पावर n माइनस 1, तो फंक्शन के फॉर्म पर इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अगर निकालो तो ये बराबर हो जाएगा 2x डिवाइड बाय ln2 मल्टीप्लाई बाय 2x। ये हो गया f ऑफ x बार डिवाइड बाय g ऑफ x बार, दोनों के डेरिवेटिव निकाल दिया। अब हम लिमिट को इन्फिनिटी जब लेकर जाएंगे, तो जैसे मैंने x की वैल्यूज को इनफाइनाइट पुट किया, दैट इज इक्वल टू 0, तो बिकॉज f of n इक्वल टू a of n फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इट्स प्रोड्यूस द लास्ट एलिमेंट 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक l वैल्यूज को वो अप्रोच कर रही है, और जब ये अप्रोच कर रही है तो हमें नंबर मिल गया, तो वी कैन से दैट इट्स अ कन्वर्जेंस। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्वेंस, स्पेशली इन अ सेंस ऑफ द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करेंगे, जो कि 9.1 का पार्ट 2 होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसी तरह से जुड़े रहें।
वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahad-hussain.cs-blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल ये कोर्स है जो कि यूडेमी पे इस वक्त लाइव मौजूद है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनी फर्म। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं जहाँ पर रिमेनिंग पार्ट को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सी यू देयर।